नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीत। क्या 2019 के चुनावों में विदेशी मीडिया के जरिए मोदी को हराने की कोशिश हो रही है? ये सवाल दरअसल इसीलिए क्योंकि अमेरिका की टाइम मैगजीन ने अपनी कवर स्टोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत को बांटने वाला नेता बताया है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि मोदी की वजह से भारत में धार्मिक राष्ट्रवाद का जहरीला माहौल बन गया है। और इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं, बड़े सवालों के साथ। बड़े सवाल होंगे कि पीएम मोदी के खिलाफ क्या इंटरनेशनल साजिश हो रही है, और अगर है तो किसके इशारे पर हो रही है ये साजिश। सवाल ये भी कि मोदी के खिलाफ विपक्ष के साथ विदेशी हाथ है क्या? विभाजन वाली सोच से विपक्ष का टाइम आएगा। सवाल ये भी कि पत्रकारिता के नाम पर आखिर कौन है जो चला रहा है मोदी विरोधी एजेंडा, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के खिलाफ टाइम की साजिश है क्या? तो तमाम ये सवाल जो हम इस बड़ी बहस में एक-एक करके उठाएंगे। तमाम खास मेहमान भी मेरे साथ हैं, और मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका मैं परिचय भी आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से रोहित चहल, बीजेपी स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष मिश्रा मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। संजय तिवारी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, प्रोफेसर और पॉलिटिकल एनालिस्ट, और साथ ही अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर बता देते हैं, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास भी जाऊंगी और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि शिवसेना के नेता अखिलेश तिवारी ने कहा है कि टाइम मैगजीन ने भारत की जनता का अपमान किया है और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो टाइम के पत्रकार ने पीएम के साथ साथ देश का अपमान किया है। टाइम को अपने लेख के लिए माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना नेता ने ये बातें कही। को माफी मांगनी चाहिए और कानून को निश्चित तौर से इन पर जो भी कानूनन कायदा बैठता हो उसके तहत मुकदमा दर्ज करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की प्रधानमंत्री पद पर इस प्रकार के छवि खराब करने का काम न करें। इसके लिए कार्रवाई आवश्यक है। तो शिवसेना कह रही है कि देश प्रधानमंत्री का तो अपमान किया ही है, साथ ही साथ भारत देश का भी अपमान टाइम मैगजीन ने किया है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ऐसे में अब सवाल यही हो रहा है कि 2 चरण के चुनाव बचे हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा गया है और कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तस्वीर और उसके साथ जो लिखा गया है वो वाकई कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सभी खास मेहमान मेरे साथ है, लेकिन सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूं संजय तिवारी आपका ही। क्या वाकई 2 चरण बचे हैं और ऐसे में इस तरह से टाइम मैगजीन का ये आर्टिकल वाकई किसी साजिश की बू आ रही है? इससे निश्चित रूप से साजिश की बू आ रही है। और जहां तक सवाल होता है इस टाइम मैगजीन का, इसी टाइम मैगजीन में 2 वर्षों तक लगातार नरेंद्र मोदी जी को मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। उन्हें बताया गया कि ये सबसे पॉपुलर लीडर है। और यही नहीं हुआ, इसी टाइम मैगजीन ने 2015 में अपने मई के महीने में जो लिखा था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं ये सबसे अच्छे नेता हैं। परंतु इस चुनाव के समय में, और देखिए ये आर्टिकल लिखने वाले कौन हैं? यह लिखने वाले हैं आतिश तसीर। इनके पिताजी पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं, वहां पत्रकार हैं और यह अमेरिका में इस तरह से लिख रहे हैं। दूसरा जहां तक महत्वपूर्ण सवाल है, इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं इस पूरे आर्टिकल में, और जो मुद्दे उठाए हैं मुझे लगता है कि वह आंतरिक मुद्दे हैं और उनके ऊपर उनको उठाने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उन्होंने अपने आर्टिकल में आतंकवादी घोषित कर दिया, इसके बावजूद कि यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट अभी कोर्ट में है और इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं आया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के पास पूरा अधिकार है क्योंकि वह भारतीय नागरिक हैं कि वह चुनाव लड़ सकें। इसी तरह से मॉब लिंचिंग की घटना को उठाया है। यही नहीं, उन्होंने भारतीय संवैधानिक संस्थाओं और भारतीय संस्थाओं के ऊपर भी आक्रमण किया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गुरुमूर्ति जी का अपॉइंटमेंट हुआ एज ए डायरेक्टर, वो कहे हैं कि वह अर्थशास्त्री नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के सर्टिफिकेट बांटने के पहले वह देख ले कि भारत में क्या है। वह भारत कभी आए नहीं है। 2000 चुनावों के समय वह बनारस आए थे और उसके बाद उन्होंने यह आर्टिकल लिखा है। मुझे लग रहा है यह पूरी तरह से एक विपक्षी एजेंडा है जो विपक्ष के पार्टियों के द्वारा उनको दिया गया है और उसी आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास किया है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अभी तमाम नेताओं को अगर देखा जाए और तमाम जितने भी 2014 के बाद से
अलग अलग सर्वे हुए अलग अलग एजेंसियों के द्वारा। सब एजेंसियों के सर्वे में सबसे पॉपुलर लीडर कोई देश में है तो वह प्रधानमंत्री हैं, जो सबसे डिसिसिव है, सबसे निर्णायक है। टाइम मैगजीन ने इस बात को माना भी था। ठीक है, नहीं माना था, उन्होंने नहीं माना था, परंतु आज जिस तरह से उन्होंने छवि खराब करने की चुनाव के समय में कोशिश की है, और वह भी उस समय में जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपने टर्फ पे यह चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्वांचल में चुनाव लड़ रहे हैं जहां वह सबसे पॉपुलर हैं, उनका भी अभी अपने चुनावी क्षेत्र में यह इलेक्शन होने वाला है। तो मुझे लग रहा है यह निश्चित रूप से एक सुनियोजित साजिश है जो भारतीय छवि खराब करने की है, भारतीय हिंदुओं के साथ अहित करने की है, और यह लगातार इसको कंडेम किया जाना चाहिए और टाइम मैगजीन को इसको विड्रॉ करना चाहिए। रोहित चहल, डिवाइडर इन चीफ टाइम के कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ ये आर्टिकल का जो एक टैगलाइन कहिए या जो कह लीजिए ये छापा गया है, चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश लग रही है या फिर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की, उस पर एक कलंक लगाने की? शेरन जी, मैं संजीव जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। जिस तरीके से एक आज पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम एक मजबूत हुआ है, एक भारत को पुनः परम वैभव पर ले जाने का काम जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और देखिए पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना है, और यही एक कारण है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के जो एयर स्ट्राइक की, आज एक पाकिस्तानी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, एक पाकिस्तानी राइटर से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसने लेख लिखा है, वो जिसके घर में घुसकर मार के आए हैं आतंकवादियों को, वो उसी तरीके के लेख लिखेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह, आज छठी अर्थव्यवस्था किसके नेतृत्व में बनी? मोदी जी के नेतृत्व में बनी। किसके अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग दुनिया के अंदर आज भारत बन रहा है? वो मोदी जी के नेतृत्व में फर्जाइल 5 से निकल के फास्टेस्ट ग्रोइंग के अंदर बन रहा है। किसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 144वें पायदान से 65वें पायदान पर देश पहुंचा है? वो मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचा है। इतना ही नहीं, अरे आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। उसका साक्षात रशिया ने भी हाल ही में जो रशिया ने सबसे बड़ा ऑनर का अवार्ड दिया, रशिया हो, चाहे अफगानिस्तान का सबसे बड़ा ऑनर का अवार्ड हो, चाहे फिलिस्तीन का अवार्ड हो, चाहे सियोल पीस प्राइज की बात हो, सोचिए सियोल दुनिया मान रही है कि सबसे बड़े शांति के दूत के रूप में मोदी जी को देख रहे हैं। किस तरीके से चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड की बात हो, मोदी जी का लोहा दुनिया ने माना है। और हाल ही में जिस तरीके से आतंकवादी को कहते हैं ना, पूरे दुनिया जिस तरीके से साथ खड़ी है, भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम किया है, आज दुनिया ने देखा है। लेकिन आज कांग्रेस के इशारे पर, कहते हैं ना, कांग्रेस के जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं उनके इशारे पर कांग्रेसी आज बड़े खुश हो रहे हैं। किस तरीके से वहां पर उन्होंने लिखवाया है लेकिन देश की जनता समझदार है। आज पूरे विश्व के अंदर मोदी जी ने भारत का डंका बजाया है और ये रुकने वाला नहीं है। 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो पाकिस्तानी परस्त जो कांग्रेसी यहां पर ये विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं और जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो सोच ले और समझ ले, ये नया हिंदुस्तान है, ये मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत नेतृत्व देने वाला हिंदुस्तान है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, 10 सेकंड। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी क्या जगह बनाई है सभी जानते हैं। रोहित इस बात का जिक्र कर चुके हैं, मैं अगर दोबारा करूंगी तो वक्त जाया होगा। ऐसे में ममता बनर्जी कह रही है कि कोई सम्मान क्यों नहीं करता प्रधानमंत्री का। टाइम मैगजीन के इस आर्टिकल का समर्थन कर रही है वो। यहां सिर्फ पीएम की नहीं, यहां देश की बात भी हो रही है। आप टाइम की बारे में बात करें तो पहले बात तो तस्वीर के बारे में जो है, अभी भाजपा और आरएसएस के प्रवक्ताओं ने आधी बातें बताई हैं। वो तस्वीर की मां सिख है और भारतीय है और भारतीय पत्रकार हैं, तो उनमें एक आधा जो है भारत का भी जो है खून है। पहली बात ये स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, इसी आर्टिकल में जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं उसमें तस्वीर ने न केवल मोदी जी की बुराई करी है, उन्होंने जो है राहुल गांधी और कांग्रेस की भी आलोचना करी है। तो ये कहना कि वो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं ये असत्य है। लेकिन लगता है कि जो बात जो है तस्वीर ने कही है उसमें कुछ सच है और चोर की दाढ़ी में तिनका और कड़वा सत्य, तो भाजपा को बुरी लग गई है, इसलिए वो इतना शोर मचा रहे हैं। वरना हिंदुस्तान में कितने लोग टाइम पढ़ते हैं। अगर ये हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये इस्तेमाल किया गया है, डिवाइडर इन चीफ। आशुतोष मिश्रा, अगर एक भारत का प्रधानमंत्री जो अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी को कहता है कि वो वायनाड से चुनाव इसलिए लड़ने जा रहा है क्योंकि वहां अल्पसंख्यकों का बाहुल्य है, या एक ऐसी पार्टी जो कि मॉब लिंचिंग के बाद गौरक्षकों सच्चाई है कि नहीं कि वायनाड जो है वह मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, वहां पे जो पॉपुलेशन है। अगर आप बात करें आगे तो जो है, मैं आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं। उसके दो समर्थक थे, सावरकर
और जिन्ना। आप ऐसे बात न करें, आप ऐसे बात न करें, के जो है मोदी आप जो है ऐसे बात न करें आशुतोष जी, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी बात हो रही है टाइम मैगजीन के आर्टिकल की, जिस दिन आप सावरकर जी के ऊपर चर्चा करेंगे, बैठ के हम लोग चर्चा कर सकते हैं। बड़ा कष्ट क्या है, आप लोग इस तरह की बीज मत बोइए। यह कांग्रेस ने बोया है डिवाइड एंड रूल, और कांग्रेस जो है सबसे इस पर्टिकुलर टाइम मैगजीन की हम लेख की बात करें, अगर आप उसे आप सही कह रहे हैं। मैं उसमें एक और आर्टिकल है। एक सेकंड, पूरी बात आशुतोष जल्दी से इस बात का जवाब दीजिएगा, फिर अनुराग भदौरिया के पास भी मुझे जाना है। किस आधार पर आप इसे सही ठहरा रहे हैं? मैंने आपको इतने तो एग्जाम्पल गिना दिए, कहां से शुरू करूं कि जहां पे जो है वायनाड में अल्पसंख्यक बाहुल्य में इसलिए मुझे भी जो है बताइए, जाके एक जो है सेकंड, राहुल गांधी लड़ रहे 5 सालों में जो योजनाएं अब आजकल लगे हुए हैं वो सिखों को भड़काने में। उनके नेता हैं जो अजय सिंह बिष्ट, वो कहते हैं किसी खास धर्म विशेष के लिए बनाई गई है। मुझे एक भी योजना का नाम आप यहाँ पे बता देंगे तो फिर मैं वो जो है आगे मॉब बात करूं उस लिंचर्स को पर। माला पहनाते हैं। मुझे ये बताइए कि मोदी जी का जो पहला नारा था सबका साथ सबका विकास, उसमें कहां है कि वो डिवाइड करेंगे? ऐसी कोई योजना बताइए, वह शौचालय की योजना हो, वह उज्ज्वला गैस की योजना हो, वह घर घर में बिजली पहुंचाने की योजना हो, वह गरीबों को मकान दिलाने की योजना हो, किसी योजना में धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर नरेंद्र मोदी जी ने देश को डिवाइड किया है या किसी प्रकार का डिफरेंशिएट किया है? मुझे ये बताइए। कहीं राइट्स हुए हैं देश में, ये मुझे बताइए पिछले 5 वर्षों में? हर भाषण में नहीं, किसी भाषण में मत जाइए। आप ये बताइए कि योजनाएं जो जमीन पर ठीक है, चलिए पहले अनुराग भदौरिया का एक कमेंट ले लूं, फिर आप दोनों के पास लौटूंगी। अनुराग भदौरिया, आपका रिएक्शन इस पर? लेकिन आपको भी आनंद आ रहा है बेकार का, हमें बैठा के आराम से आप झगड़ा लगवा के मौज ले रहे हैं भाई। नहीं अनुराग भदौरिया, आप अपनी बात करिए, आप भी तो वक्त जाया कर रहे हैं ना, बहुत काम आप भी तो इस डिबेट में हैं और अब आप अपना आप कर रहे थे, वक्त जाया बैठा रखा है, आप कि मैं झगड़ा करवा रही हूं। जा रहे हैं एक दूसरे को, वक्त जा रहे हैं। आपको आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, आप बेकार की बात इधर की उधर से फुटबॉल की तरफ फेंक रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं अनुराग भदौरिया? मैंने आपसे सवाल किया, अब आप उस पर बहस करे जा रहे हैं बेवजह की। अपना जवाब दीजिए, रिएक्शन पूछ रही हूं मैं आपका। अब क्या छोड़ो यार, आप पूछ लिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, मुझे नहीं सुनाई दिया। आपका रिएक्शन डिवाइडर इन चीफ, इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहती हूं मैं। किस पे? देखिए, ये टाइम्स मैगजीन क्या कह रही नहीं कह रही मुझे पता नहीं, लेकिन देश की जनता और हम तो चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने जाति धर्म को देश को बांटा है जब से सरकार आई है, और इस कदर बांटा है कि लोगों के अंदर में सिक्योरिटी पैदा। मैं फिर वही आपसे कहूंगी, किस आधार पर? बोल रहा हूं ना, सुन तो लीजिए। अरे मेरी सुन तो लीजिए। आप, यही दिक्कत है, आप दूसरों को बोलने देंगे, हम बोलेंगे तो आप बीच में जो टोक पड़ेंगे, तो आप बोलने ही मत दो ना। आप अगर कोई क्वेश्चन रेज करेंगे तो उस पर तो मैं सवाल उठाऊंगी ना सर। चलिए अपनी बात जल्दी से कंप्लीट। अरे भाई देवी जी, मुझे आप बोलने देंगे तो बोलने दीजिए, मैं जाता हूं भैया। आपसे सुबह नहीं, बोलिए, मुझे बहुत काम है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी फैला रही है समाज के अंदर में, दलितों की हो चाहे कास्ट की राजनीति चाहे धर्म की राजनीति, वोट इसी पे मांगते हैं। इनको 5 शब्द अगर दे दिए जाए भारतीय जनता पार्टी को, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, आतंकवाद, इसके अलावा इनका भाषण पूरा होता ही नहीं है। हर बात में पाकिस्तान, हर बात में हिंदू, हर बात में मुस्लिम, हर बात में आतंकवाद। अरे भैया, देश की जो मूल समस्या है उस पर बात कब करोगे? जो 2014 में आपने वादे किए थे। 2014 में क्या था? हिंदुस्तान की बात कब करोगे? हिंदुस्तान के लोगों की बात कब करोगे? हिंदुस्तान में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा की बात कब करोगे? हिंदुस्तान में रहने वाले किसानों की सम्मान की बात कब करोगे? हिंदुस्तान में रहने वाले युवाओं की रोजगार की बात कब करोगे? हिंदुस्तान में रहने वाले मजदूरों को कब आगे उठाओगे? गरीबों को कब खत्म करोगे? आप हमेशा जब भी बात करते हो तो जाति धर्म के अलावा दूसरी समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते जाति की बात आप करते हैं भदौरिया जी। आप समाजवादी पार्टी नेता होने के नाते 5 शब्द होते हैं, नहीं, जाति पर आधारित पार्टी है समाजवादी पार्टी। मुझे ये बताइए, विकास के बारे में जाति से अलग कोई अगर हिंदुस्तान के बताइए, हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगेंगे, हिंदुस्तान की समस्याओं को छोड़ के पाकिस्तान की समस्या का जिक्र करेंगे, नवाज शरीफ के साथ सिमाई खाने ये जाएंगे, प्रधानमंत्री का समर्थन कौन करता है? और यहाँ पे जिसका समर्थन आप लोग करते हैं, जिस पार्टी का? हिंदुस्तान की जनता की बात करो। जाति पे आधारित पार्टी है, यह पार्टी बिना जाति
के रह नहीं सकती है। इसका ऑक्सीजन जो है वो जातिवाद से मिलता है और इसका जो गठबंधन है वो जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश में। भदौरिया जी क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे जिस तरह से उन्होंने समाज को बांटा है? जातिवाद और धर्म और वंशवाद, कोई बात नहीं, समाज को बांटने का काम आपने किया है, सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर। ब्रेक ले रुकना है मुझे, एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं फौरन सभी खास। और एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने करारा जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकवादियों को मारा और काम करके वापस लौट आए। बहादुर लाश गिनने का काम कभी नहीं करते, ये काम तो गिद्ध किया करते हैं। भारत की धरती से नहीं, पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों के ठिकाने का पूरी तरह से कांग्रेस से लोग पूछते हैं, बताइए कितने आतंकियों को मारा? क्या हमारे उन वीर जवानों को वहां उनको मारने के बाद खड़े होकर काउंट करना चाहिए था 1 2 3 4 5। बहादुर जो होता है दुश्मन को मारने के बाद लाशें नहीं ला करता है, दुश्मन को मारने के बाद आगे बढ़ता है। लाशें गिनने का काम ये बहादुर नहीं करते, लाशें गिनने का काम ये गिद्ध किया करते हैं, गिद्ध किया करते हैं। बहादुर कभी लाशें गिनने का काम नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का जो सबूत मांगते हैं उन लोगों को जवाब दे रहे थे राजनाथ सिंह, और ये जवाब उन लोगों को भी है जो टाइम मैगजीन के इस आर्टिकल का समर्थन कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है। तो टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी से अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भारत में हो रहे चुनावों को प्रभावित करने की ये विदेशी मीडिया के जरिए कोशिश हो रही है, और यही सवाल हम इस चर्चा में भी उठा रहे हैं। संजीव तिवारी जी, आप कह रहे थे कि बिल्कुल सीधे तौर पर ये इंटरनेशनल साजिश है, अगर ऐसा है तो कौन है इसके पीछे? देखिए, एक टुकड़े टुकड़े गैंग है जो लगातार विदेशों के द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एनजीओज के थ्रू भारत को प्रयास करता है न किसी फॉल्ट लाइन पे भारत में विभाजन पैदा करने का। अभी मेरे मित्र बता रहे थे भदौड़िया जी कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो है वह विभिन्न चीजों पे देश को बांट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है जो जाति के आधार पे है, समाजवादी पार्टी। समाजवाद नाम जरूर है परंतु एक जाति विशेष की पार्टी है, और इनका जो गठबंधन है वह जाति पर आधारित है, और यही यह कोशिश कर रहे हैं कि जाति के आधार पर चुनाव जीत लिया जाए। यह फॉल्ट लाइन है जो लगातार विदेशी ताकतों के द्वारा बनाया जा रहा है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि दिग्विजय सिंह के सपोर्ट में वही सीपीआई के लोग हैं, सीपीएम के लोग हैं, वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में जो प्रचार हो रहा है अतीसी के प्रचार में, उसमें वही लोग हैं जो वहां पे कन्हैया के प्रचार में थे। क्या कारण है, क्यों ये लोग कर रहे हैं? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये सुनियोजित साजिश के तहत कर रहे हैं, यह एनजीओ फंडिंग के तहत कर रहे हैं। इनके एनजीओ की फंडिंग पिछले 5 सालों में बंद हो चुकी है, इसलिए ये त्राहिमाम कर रहे हैं। ये भारत के विभाजन की एक साजिश कर रहे हैं जिसको रोकना जरूर आवश्यक है, और इसी साजिश में यह एक अगला अध्याय है जो किसी न किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रयास किया गया है इस चुनाव के समय में एक विदेशी मैगजीन के द्वारा। ठीक है, मैं अनुराग भदौरिया से इसका जवाब लूंगी, आऊंगी उनके पास, लेकिन उससे पहले रोहित चहल। रोहित, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हुआ है इसमें, हालांकि शिवसेना तो यह भी कह रही है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन विदेशी मीडिया का इसमें इस्तेमाल हुआ है। लेकिन कौन इसके पीछे है? आपको क्या लग रहा है कि आखिर ये क्यों अपनाया गया इस तरह का हथकंडा? देखिए शेरिन जी, बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, चुनाव का समय है। वही टाइम मैगजीन जो पहले कहता था 2012 के अंदर मोदी मीन्स बिजनेस, जिस टाइम मैगजीन ने कहा, 2015 के अंदर टाइम मैगजीन कहती है वाई मोदी मैटर्स, और 2016 के अंदर वही टाइम मैगजीन कहती है पर्सन ऑफ द ईयर। यही टाइम मैगजीन आज चुनाव 2019 आते आते अगर ये कहती है तो इसके पीछे से अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एनजीओस पे बैन लगाने का काम, जो भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते थे भारत के अंदर माहौल खराब करने के लिए, जो विदेशी एनजीओस पे पलने वाले लोग यहां पर आज बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ आज उन्हीं को हो रही है। जो टुकड़े टुकड़े दैन था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह लगाने वाले लोगों को दर्द जायज है। अरे कांग्रेस पार्टी जब कहती है कि हमें क्रांतिकारी दिखाई देते नक्सलवादी, उनके अंदर दर्द हो रहा है। लेकिन हाँ, बिल्कुल एक सत्य है, जाकिर नायक जैसा व्यक्ति, सबको पता है जाकिर नायक जैसा व्यक्ति, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जाकिर नायक का, वो कह रहा है कि 2014 से पहले हमारे साथ 80% हमारे साथ न्याय होता था।
न्याय क्या होता था? वो धर्मांतरण करते थे। वो किस तरीके से बरगला के लोगों का धर्मांतरण करने का काम करते थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लोगों के दिमाग में जहर भरने का, जिहाद भरने का काम करते थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज आईएन ने कार्रवाई, आज क्या कहते हैं, हमारा जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो काम कर रही है जिस तरीके से उनकी कमर तोड़ने का आतंकवादियों का काम किया। हाँ, टुकड़े हो रहे हैं, आज आतंकवादियों के टुकड़े हो रहे हैं, आज नक्सलवाद के टुकड़े हो रहे हैं, आज भ्रष्टाचार के देश के अंदर टुकड़े हो रहे हैं। आज जिस तरीके से लगातार देश का माहौल खराब करने वाले लोगों की कमर तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है, आज दर्द इनका जायज है। मैं आती हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही है। बीएसपी से गठबंधन को उन्होंने मजबूत बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, ये गठबंधन मजबूत है। एसपी बीएसपी के लोगों पर झूठे केस किए गए। अखिलेश यादव, साजिश रचने में बीजेपी और कांग्रेस एक ही जैसी। कहा प्रधानमंत्री जी ने कि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं दूसरे दलों की मदद कर रही है, बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी तरह की अफवाह दल फैला रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी, और वो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह का रूमर पूरा का पूरा जहां जहां चुनाव कल होने जा रहा है वहां फैला रही है। मैं सभी कार्यकर्ता नेताओं को कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन मजबूत है, एक साथ लड़ रहे हैं। मेरा मानना यही है और अपील है सभी कार्यकर्ताओं से कि इस तरह की अफवाहों में न पड़ें। ये बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के इसी तरह की अफवाह फैला रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक है। रूमर फैलाने में जितना भारतीय जनता पार्टी आगे है, उसी तरीके से रूमर फैलाने में, अफवाह फैलाने में कांग्रेस पार्टी भी कम नहीं है। तो कांग्रेस और बीजेपी एक ही है और कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए दिखाई दिए यहां पर अखिलेश यादव। अनुराग भदौरिया जी, क्यों बार बार अखिलेश यादव को सामने आना पड़ता है और कार्यकर्ताओं से अपील करनी पड़ती है कि यह गठबंधन मजबूत स्थिति में है? क्या अभी भी जो असमंजस बना हुआ था पार्टी के अंदर, इस गठबंधन के अंदर, वो है इसीलिए? मैं तो पहले एक बात का जवाब दे दूं। मैंने आपको अपना डिबेट जब शुरू हुआ था तो मैंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी 5 शब्दों के अलावा आगे नहीं बोल पाएगी। इनकी स्पीच ही नहीं हो पाती। हिंदू, मुस्लिम, आतंकवाद और पाकिस्तान। अभी रोहित चहल जी बोल रहे थे, उन्होंने 10 बार नाम लिया होगा आतंकवाद और पाकिस्तान का। मैं बीजेपी जनता की बात नहीं करेंगे। आप 2 बार जिक्र कर चुके हैं, सवाल पूछा कि आप कहां पहुंच गए सर? तो उस पर जवाब दे रहा हूं ना। पहले उसका जवाब दे दूं जो बोला गया। पूरे डिबेट में आपके आधे 45 मिनट में देश की जनता कहीं नहीं है। कहीं देश की जनता की चिंता किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता की बात कर ही नहीं सकती। हमें लगती है भारतीय जनता पार्टी के पेट में खड़बड़ाहट होती रहती है। आप बीजेपी की कितना भी चिल्ला लीजिए, भारतीय जनता की पेट में खड़बड़ाहट होती रहती है। गठबंधन मजबूत क्यों है? प्राइम मिनिस्टर मन से चिल्लाते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब भूल जाते हैं। आप शिवसेना के साथ गठबंधन चिल्लाते हैं, जोर बोला। आप जेडीयू के साथ आप क्यों मोदी चिल्लाते हैं? आप मोदी क्यों चिल्लाते हैं? आप अपने 12 मिनट के भाषण में 13 बार मोदी कहते हैं। क्या है ये? क्या है ये? अनुराग जी, इस गठबंधन के मजबूत होने न होने की बात तो अभी अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि सब एक साथ रहें। ये अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें। गठबंधन नहीं है। मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आपने देश विरोधियों के, देशद्रोहियों के किले ढहेंगे राष्ट्रवादियों के वोटों से। ये सांप नेवले एक हो गए मोदी जी के खौफ से। मोदी जी का खौफ है, ये सांप नेवले देशद्रोही आज एक हो गए। आप सुनना नहीं चाहते मेरा सवाल। अनुराग भदौरिया, मैं आपको पूरा टाइम देती हूँ और आप इधर उधर की बातों में निकाल देते हैं, फिर कहते हैं कि मैं आपको टाइम नहीं दे रही हूँ। जो गठबंधन की बात नहीं करते, बार बार कहते 23 तारीख के मध्यरात्रि को, बृहस्पतिवार को टूट जाएगा। अरे भैया, अंतर्यामी। अरे टूट चुका है जमीन पे। टूट चुका है, तभी तो मुलायम जी अभी तो अखिलेश को आके बात करनी पड़ रही है। अखिलेश जी को बार बार आके क्लियर क्यों करना पड़ रहा है? अखिलेश जी को आके सफाई क्यों देनी पड़ रही है? अखिलेश जी को पता है गठबंधन जो है वो टूट चुका है। सांप नेवले दोबारा लड़ने लगे हैं। सांप नेवलों की लड़ाई होने लगी है। और आपने जिस तरीके से जातिवाद के नाम पे बांटने का काम किया है, देश को धर्म के नाम पे बांटने बोलेंगे तो भाई देश के प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सम्मान अलग होगा। लेकिन बीजेपी के प्रचारक के रूप में बोलेंगे तो सम्मान अलग होगा। जो पहले प्रधानमंत्री ये तय कर ले
अपनी गरिमा को तो बनाए कम से कम कि किस बात पे बात करना चाहते हैं वो जो बनाएगा बोलते रहेंगे। अपना आर्थिक पार्टी का गठबंधन दिखाई नहीं देता उनको, जो जोड़ गांठ के बनाए हैं अभी सब भाग जाएंगे, भाग जाएंगे 23 तारीख। देखिए अभी भी आप अनुराग भदौरिया आप वही कर रहे हैं, अभी भी आप वही कर रहे हैं। रोहित एक मिनट मैं आऊंगी आपके पास। अनुराग भदौरिया अभी भी आप वही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुद्दों की बातें नहीं उठाई जाती, मुद्दों पर बात नहीं होती, आरोप प्रत्यारोप से तो बाहर निकलिए सर, उसके बाद किसी दूसरी चीज पर बात करेंगे ना। ठीक है आशुतोष जी, आशुतोष जी इस पर एक सेकंड में आऊंगी आपके पास। अब आपका वक्त नहीं है सर, आपको बहुत टाइम दे दिया मैंने। आशुतोष, बाकी गेस्ट भी मेरे पास हैं। आशुतोष जी, विभाजनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वह व्यक्ति हैं जो बाकी सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। इससे बड़ी एकजुटता तो कहीं इससे पहले देखने को नहीं मिली, फिर विभाजनकारी कैसे हो गए सर? देखिए 38 दल तो जो है एनडीए में भी हैं और विभाजनकारी उनके भाषणों में जब वो बार बार हिंदू मुस्लिम और इस तरह की बातें करते हैं उससे होता है। बात वापस आते हैं हम लोग, अगर ये टाइम मैगजीन के लेख के बारे में बात करें तो इसमें मुख्य मुद्दा जिसकी वजह से मोदी समर्थकों को कष्ट हुआ है वो ये है कि इस लेखक ने कांग्रेस की बुराई करी, राहुल गांधी की बुराई करी, मोदी की बुराई करी, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी की विरासत मिटाने में मोदी पिछले 5 साल से लगे हैं उसको विश्व का एक विशाल कद उसका सामने किया और उस व्यक्ति का नाम है नेहरू। तो उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के सामने मोदी बौना है और यही बात जो है इनको खाई गई है। और वरना उस पूरे आर्टिकल में उन्होंने करे जो आज के जितने नेता हैं सबकी बराबर बुराई करी है। और बल्कि टाइम मैगजीन में जो दूसरा लेख है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ की गई है, वो भी मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा सर आशुतोष। लेकिन वो चोर की दाढ़ी में तिनका वो आपको कड़वा सत्य लग गया तो आप जो है संदेश के साथ साथ संदेश वाहक नहीं पसंद आया तो संदेश वाहक को गोली पिता के पुत्र ने लेख लिखा है, उन्होंने मोदी जी को डीसीसी बता दिया है, बताया है कि भाई वो डिवीजन करते हैं, विभाजनकारी हैं, वह देश को बांटते हैं, वह धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं। और दूसरा उसी टाइम मैगजीन में लेख लिखा गया है इयान बार्मर के द्वारा, जिसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मोदी इज इंडियाज बेस्ट होप फॉर। मैं आशुतोष जी उसी लेख की बात कर रही थी, इतना वक्त नहीं कि वो पूरा लेख बताया जाए, लेकिन अगर एक लेख की बात कर रहे हैं तो दूसरे पर बात करिए ना। ठीक है मैं आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, अलवर गैंगरेप केस को लेकर मायावती ने इस पर बयान दिया है और कहा है कांग्रेस पर हमला किया अलवर गैंगरेप केस पर मायावती ने, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मायावती ने ऐसी मांग की है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, दोषियों को फांसी हो। लेकिन इससे भी ज्यादा अत्यंत गंभीर व दुख की बात यह है कि इस अति घृणित हुई घटना को वहां की कांग्रेसी सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में संबंधित पीड़ित परिवार को डरा धमका के इसे तब तक वहां उजागर नहीं होने दिया गया जब तक वहां पर उस सीट के वोट नहीं पड़ गए थे। क्या ऐसे में वहां की कांग्रेसी सरकार के चलते हुए उस दलित व पीड़ित महिला को समय से सही व उचित इंसाफ मिल सकता है? मैं समझती हूँ नहीं। हमारी पार्टी ये चाहती है कि इस अत्यंत ही दुखद व गंभीर घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद ही इसका संज्ञान ले तो ये ज्यादा बेहतर होगा और वह इस घटना की समयबद्ध व जल्दी ही सुनवाई करके इसके मुख्य दोषियों के विरुद्ध अपना सख्त से सख्त फैसला देने के लिए आगे आए। इसके लिए हमारी पार्टी की पुरजोर ये अपील भी है। इसके साथ ही हमारी पार्टी तो ये भी चाहती है कि इस घटना के मुख्य दोषियों के विरुद्ध फांसी की सजा होनी चाहिए, वह इससे कम नहीं। जैसे इन्होंने घिनौनी हरकत की है उसके पति के सामने, क्योंकि ये मामला अकेले दलितों के लिए ही नहीं बल्कि ये पूरी महिलाओं के भी मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ दलितों का जिक्र नहीं बल्कि महिलाओं के मान सम्मान से भी जुड़ा हुआ ये मामला है और इसीलिए मायावती मांग कर रही है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया है। और आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से इस मामले में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, ये मुद्दा लगातार बड़ा होता जा रहा है और अब इस मामले में हालांकि कार्रवाई की बात भी की जा रही है। बड़ी बहस 11 बजे देखना मत भूलिएगा सिर्फ जी न्यूज पर। संजीव जी,
हम बात कर रहे थे बीजेपी की, जैसे कि अब ये कह भी रहे थे आशुतोष जी कि बीजेपी के खिलाफ आखिर क्यों सब लोग एकजुट हो गए हैं। लेकिन यहां तो अगर मैं बात करूं, अभी अखिलेश यादव को भी सुन रहे थे और अभी मायावती को, दोनों ही यहां पर कांग्रेस की बात कर रहे थे, हमलावर हो रहे थे कांग्रेस पर। देखिए, एकजुट इसलिए हो गए कि इन तमाम का अस्तित्व जो है खतरे में है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, जैसे अभी रोहित जी बता रहे थे कि सांप और नेवले भी एक हो रहे हैं। जो आज तक 25 वर्षों से एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, वो भी एक स्टेज पे आ गए हैं। क्या कारण है कि वामपंथ और कांग्रेस एक हो रहा है? क्या कारण है कि वही लोग कन्हैया का प्रचार कर रहे थे, वही दिग्विजय सिंह का प्रचार कर रहे हैं? क्या कारण है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, वही लोग आम आदमी पार्टी का भी प्रचार कर रहे हैं? देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं वह एक हो रही हैं, और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व सबसे आगे है, और इसको टाइम मैगजीन के द्वारा इसको धराशायी करने का प्रयास विपक्ष और विदेशी ताकतों के द्वारा मिलकर करने की कोशिश की गई है। ठीक है आशुतोष जी, आप पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं इस बात का, लेकिन यही आर्टिकल का एक हिस्सा ये भी है, इसी आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि विपक्ष कमजोर है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोबारा रास्ते खुल रहे हैं। तो निशाना कहां पर कैसा साधा गया है, इस लाइन से समझ तो आ ही रहा होगा। पत्रकार है, पत्रकार को अपने विचार प्रकट करने का पूरा हक है, चाहे वो भारतीय पत्रकार हो चाहे पश्चिमी पत्रकार हो। तो हमें ये कहना कि वो जो है किसी तरफ जो है किसी तरह से बायस्ड है या किसी खास। सर एक सेकंड, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहती हूँ। आप लोग अक्सर ईवीएम को लेकर सवाल उठा देते हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा देते हैं, कोई अगर घोषणा होती है तो उसको लेकर बीते दिनों बहुत सवाल उठाए गए। अब मैं क्या ये कहूं आपको कि टाइमिंग को लेकर यहां पर क्यों ना सवाल उठे? 2019 का इलेक्शन चल रहा है, 2 चरण बाकी हैं, उससे पहले अगर ये आर्टिकल आता है तो टाइमिंग की सवाल, तो यहां पर टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा होना चाहिए ना। तो उसका जवाब तो मैं शुरू में आपको दे चुका हूं कि हिंदुस्तान में पहली बात कितने लोग टाइम मैगजीन पढ़ते हैं। दूसरी बात, उसी आर्टिकल में जैसे आप बता रही हैं, न केवल मोदी की बुराई हुई है बल्कि राहुल गांधी की भी बुराई हुई है और कांग्रेस और जो है अपोजिशन की भी बुराई हुई है। तो उसमें कोई बायस तो ये कहना कि वो किसी एक पर्टिकुलर थॉट 84 में सिखों को जिस तरह से उनका नरसंहार किया गया था, और इस लेखक ने स्वयं कहा है कि 1984 में सिखों का नरसंहार किया गया था दिल्ली में और भारत में, और उस समय सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, देश के प्रधानमंत्री थे। बीच में तिवारी उसका आप जिक्र नहीं करेंगे। अरे इटली की जो पत्रकार कह रही है कि 170 से ज्यादा बड़ा वोट में आतंकवादियों को। आप सभी खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इतना ही।